नमः सर्वेभ्यः। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपके जितने भी डाउट रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो अब तक हमने कर लिया है संधि, संज्ञा प्रकरण, महेश्वर सूत्र और वर्ण विचार। आज हम हमारा अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समास प्रकरण। कौन से वाला? समास प्रकरण। देखिए, जो आपका समास शब्द है उसके अंदर क्या है? आपका सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय। सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय है। ठीक है, तो इसके अंदर घय का आपका क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए। जो आपका यह है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और जो अचोयनित्य सूत्र है उससे धातु में क्या हो जाती है? आदि वृद्धि हो जाती है। धातु क्या है आपकी? अस। क्या है? अस। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी आदि वृद्धि हुई तो क्या बना? आपका आश। क्या बना? आपका आश। और घय का आपका क्या शेष बचा? आपका ए। तो क्या बना? आपका सम प्लस आस प्लस ए। ठीक है, ये हलंत से है तो प्लस ए। तो क्या बन गया? आपका समास। क्या बन गया? आपका समास। ठीक है, तो जो घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव पुल्लिंग में होता है। किस में होता है? सदैव। सदैव शब्द आपका पुल्लिंग में होता है। तो आपका समास भी क्या है? आपका पुल्लिंग है। क्या है? आपका पुल्लिंग है। देखिए, समास की परिभाषा समसनम समास है। समसनम समास है, यानी कि संक्षेपण को समास कहते हैं। समसनम मीन संक्षेपण। ठीक है, समसनम समास है अर्थात संक्षेपण को क्या कहते हैं? समास। समास का प्रयोग पदों में होता है। समास युक्त पद को सामासिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका सामासिक पद। जो आपका सामासिक पद बनाते हैं उसको निर्मित करने के लिए पदों में विभक्ति का क्या किया जाता है? लोप। क्या किया जाता है? लोप। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो बहुनाम पदानाम मेलनम एक पदम भवती, वो क्या होता है? आपका सामासिक पद होता है। यानी कि अनेक पदों से मिलकर एक पद का होना आपका क्या कहलाता है? आपका सामासिक पद कहलाता है। आगे है आपका कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिकम सूत्र से सामासिक पद की आपकी क्या होती है? आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है? आपकी कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिकम। इस सूत्र से आपके सामासिक पद की क्या होती है? आपकी प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिक्यो। इस सूत्र से जो आपकी अंत में जो विभक्तियां होती है ना उनका लोप कर दिया जाता है। यानी कि समासिक पद बनाते समय विभक्तियों का लोप किस सूत्र से किया जाता है? आपका सुपो धातु प्रातिपदिक्यो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखिए, ये छोटे छोटे सूत्र हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एग्जाम मेन में से पूछा जा सकता है। ठीक है, और आए भी हुए हैं इनमें से एग्जाम में। क्लियर? समास की विषय वस्तु को विग्रहित करने के लिए समास विग्रह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, समास विग्रह यानी कि किसी समस्त पद को तोड़कर उसके पूर्व काल का रूप देना क्या कहलाता है? आपका विग्रह। यानी कि उसको तोड़कर जो उसका पहले वाला रूप है उसको वापस लाना क्या कहलाता है? आपका विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुर है, राजपुरुष है, राजपुरुष है, ये आपका क्या हो गया? आपका सामासिक पद है। और राज्ञ पुरुष है, ये अलग अलग तोड़ दिया आपका, ये क्या बन गया? आपका समास विग्रह। जो आपके समास विग्रह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका लौकिक विग्रह, दूसरा होता है आपका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, जो लौकिक विग्रह होता है जो अपना जनसाधारण में प्रयोग होता है ना, वो होता है आपका लौकिक विग्रह। यानी कि राज्ञ पुरुष है, राज्ञ पुरुष है। जो आपका अलौकिक विग्रह होता है इसके अंदर क्या होता है? जो आपने कभी रूप धातु रूप किए होंगे ना उसके अंदर ये आपकी किस विभक्तियां लगती हैं? सु औ जस अम औट सस्ता भ्याम बिस गे भ्याम भैंस, इस टाइप से। तो अलौकिक में आपके ये एज इट इज लग जाते हैं। देखिए, ये षष्ठी विभक्ति है ना, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपका क्या होता है? गस। यानी कि राजन रूप हो गया आपका शब्द और गस। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन और पुरुष है सु। क्लियर यहाँ तक? राज्ञ पुरुष का आपका क्या बना?
राजन गस पुरुष सु। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी विभक्ति होती है ना, सु अवजस अम औट सस, जो आपके सुप प्रत्यय होते हैं वो वाले इसके अंदर एज इट इज लग जाते हैं अलौकिक में। और जो लौकिक में होता है आपका, जो जनसाधारण में प्रयोग होता है ना, वो होता है आपका लौकिक विग्रह। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट है आपका समास के भेद। आपसे पूछा जा सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार समास है कतिधा, यानी कि समास है पंचधा। समास कितने होते हैं आपके? 5। ठीक है। पहला आपका केवल समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, और तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, और पांचवा है आपका द्वंद्व समास। कौन सा? आपका द्वंद्व समास। देखिए इसके अंदर क्रमधारय समास नहीं है आपका, इसके अंदर आपका द्विगु समास नहीं है, क्योंकि ये आपके तत्पुरुष समास के क्या है, इसके अंदर आपके आते हैं, ये भेद के अंदर आते हैं ये। ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कतिधा, तो समास कितने प्रकार के होते हैं आपके? पंचधा। सबसे पहले आता है आपका केवल समास। केवल समास यानी कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है प्रथम है, यानी कि संज्ञा रहित हो, जो संज्ञा से मुक्त हो, यानी कि जो संज्ञा से मुक्त हो, वो आपका कौन सा समास होता है? केवल समास होता है। जैसे भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, वागर्थावि वागर्थव इव। ठीक है। जिसके अंदर आपकी संज्ञा ना हो, संज्ञा नहीं हो, वो आपका कौन सा समास होता है? केवल समास होता है। एग्जाम में ज़्यादातर यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, और वागर्थावयव वागर्थव इव। ठीक है। सेकंड है आपका इसका भेद अव्ययीभाव समास। कौन सा है आपका? अव्ययीभाव समास। पहला भेद कौन सा है आपका? केवल समास, और सेकंड है आपका अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास में आपका इसकी परिभाषा क्या है? प्रायीण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। यानी कि कोई बता सकता है क्या कि जो आपका प्रधान होने का क्या मतलब है? यानी कि कई इसमें आता है पूर्व पद प्रधान है, या फिर उत्तर पद प्रधान है, या फिर दोनों पद प्रधान है। तो इसमें प्रधान होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है प्रधान होने का? ठीक है। तो आज हम ये जानते हैं कि प्रधान होने का क्या मतलब आपका। देखिए प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जो आपका अव्ययीभाव समास होता है ना, इसमें पूर्व पद के अर्थ की क्या होती है? प्रधानता होती है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। यह समास का द्वितीय भेद है। जो अव्ययीभाव समास का सामासिक पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसकी एक पहचान भी है, जो अब ये हमेशा किस में होता है? आपका नपुंसक लिंग में होता है। किस में होता है? आपका नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है। देखिए अब आएगा ये जो आपका पूर्व पद प्रधान होने के कारण ना, जो पद प्रधान होता है ना, उससे दूसरे पद में आपकी क्या लगती है? विभक्ति लगती है। जो प्रधान होता है ना पद, उसके अंदर आपकी विभक्ति नहीं लगती, जो उससे अलग होता है उसके अंदर आपकी विभक्ति लगती है। देखिए जैसे अव्ययीभाव समास में आपका अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होने के कारण विभक्ति उत्तर पद में लगती है, तथा समास का पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है आपका? अव्यय होता है। ठीक है। आई समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी एक और आती है आपकी उपसर्जन संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है आपकी? उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा सदैव पूर्व पद की होती है। इसके अंदर जो आपकी उपसर्जन संज्ञा होती है वो हमेशा पूर्व पद की होती है। पूर्व पद को उत्तर पद में लिखना व उत्तर पद को पूर्व पद में स्थापित करना ही क्या कहलाती है? आपकी उपसर्जन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी उपसर्जन क्रिया कहलाती है। ठीक है। क्लियर? लेकिन देखिए अब जो आपके अव्ययीभाव समास में जो आपके 16 अव्यय जो अव्यय होते हैं, वो आपके 16 अर्थों में यूज किया जाता है। इनमें जैसे अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वैरदी यथ। ठीक है। समृद्धि वैरदी यथा भाव यथा भाव अत्य संपर्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वीय योग प्रत्यय सादृश्य संपर्ति और साकल्य, इन सब के साथ क्या जो आपका अव्यय होता है, जो इन के रूप में आपका किस में होता है? ये 16 अर्थों में इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अभी हम इनको आगे एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है। विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में। ठीक है। भाव अत्य संपत्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, इन सब के अर्थ में हम नेक्स्ट यानी कि इनको हम खुल के सीखेंगे। ठीक है।
इसके अंदर जो आपका यथा होता है इसके 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जो आपका यथा का प्रयोग होगा ना वो आपका 4 अर्थों में प्रयोग होता है इसका। ये वाला एग्जाम में आ चुका है, चंडीगढ़ टीजीटी में पूछा था ये वाला कि यथा कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है। यथा का 1 2 3 4, ठीक है। जिनको पता नहीं होता वो तो एक ही करके आएंगे यथा, ठीक है। लेकिन ये कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है, ये आपका 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसके अर्थ में कौन सा लगता है और कौन सा वे लगता है और उसके अंदर आपकी कौन सी विभक्ति लगती है। अगर ये ध्यान रहेगा ना तो इसको आप विग्रह आसानी से कर सकते हो इसका। यानी कि विभक्ति के अर्थ में अधि लगता है, यानी कि इति, उसके अंदर लगती है आपकी सप्तमी विभक्ति। जैसे अर्थ में अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे अधिहरि, हरऊ, इति। अधि तो आपका किस में चेंज हो गया, इति में, और इसके अंदर लगी आपकी सप्तमी विभक्ति हरि की क्या हो गई आपकी, हरऊ। अधि गंगम, गंगायाम, इति। अधि कृष्णम, कृष्णे, इति। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का यूज होगा आपका अधि के साथ में, और अधि किस में चेंज हो जाएगा आपका, इति। ठीक है, इतना याद रखना आपको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी समीप अर्थ में, समीप अर्थ में उप समीपम, यानी कि जो आपका उप होता है यूज उसका किस में होता है आपका समीपम में। तो इसके अंदर आपकी लगती है षष्ठी विभक्ति, यानी कि उप कृष्णम, कृष्ण से समीपम, उप यमुनम, यमुनाया समीपम, उप विष्णु, विष्णु समीपम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको रूप याद रखना भी कितना जरूरी है। आपको रूप आने चाहिए कि इसकी षष्ठी विभक्ति कौन सी होती है, इसकी सप्तमी विभक्ति कौन सी होती है, इसकी तीसरी विभक्ति कौन सी होती है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, यानी कि सु समृद्धि, ठीक है। सु समृद्धि के अर्थ में आपका लगा सु, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति लगती है आपकी, षष्ठी बहुवचन, यानी कि समुद्रम, मुद्रा, मुद्राणाम समृद्धि, सुभिक्षम, भिक्षाणाम समृद्धि, ठीक है। सु के अर्थ में लगती है आपकी षष्ठी बहुवचन, कौन सी लगती है आपकी षष्ठी बहुवचन, वैर्दी, यानी कि दूर, दुर्वैर्दी बहुवचन, ठीक है। षष्ठी का इसके अंदर आपका क्या लगता है, षष्ठी का बहुवचन। ये है आपका, इसके एग्जाम्पल देखना आप, दुर्वैनम, यानी कि यवानानाम वैर्दी, दुर्भिक्षुकम, भिक्षाणाम वैर्दी, ठीक है। ये आपको विभक्ति भी याद रखनी है और किसके साथ कौन सा लगता है आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे दुर के साथ वैद्य के साथ आपका दुर लगा, सु के साथ आपका समृद्धि लगा, इस टाइप से अधि के साथ आपका इति लगा। तो अर्थाभाव के अर्थ में निर यानी कि अभाव, यानी कि निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, इसके अंदर भी आपकी कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति। वो आपको देखना है कि इसके अंदर आपको ने षष्ठी का एक वचन लिखना है या फिर षष्ठी का बहुवचन लिखना है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। निर्जनम यानी कि जनानाम अभाव, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव, निर्धनम धनस्य अभाव, निर्भयम भयस्य अभाव। ये आपका एक वचन में यूज हुए हैं और ये आपके बहुवचन में यूज हुए हैं। जो आपका अति होता है ना वो दो अर्थों में यूज किया जाता है अति का। एक तो होता है आपका असंप्रति अर्थ में और दूसरा होता है यदि संज्ञा या कर्ता प्रयोग में हो। तो देखिए इसके आप देखेंगे अत्यय, यानी कि अत्यय, अति, संज्ञा और अत्यय। अति के साथ अगर आपकी संज्ञा लगी तो किस में यूज हुआ आपका, अत्यय अर्थ में। किस में, अगर ये अति के साथ आपकी संज्ञा है तो ये किस में हुआ आपका, अत्यय अर्थ में, यानी कि नाश, इसके अंदर लगती है आपकी षष्ठी विभक्ति। यानी कि अति हिमम, हिमस्य अत्यय, अति रोगम, रोगस्य अत्यय, अति तमम, तमस्य अत्यय, ठीक है। अगर अति के साथ आपकी संज्ञा लगी तो उसके किसके यूज में, अर्थ में यूज होता है इसका, अत्यय के अर्थ में, ठीक है। और विभक्ति आपकी लगती है षष्ठी। एक आपका अति का यूज होता है आपका असंप्रति अर्थ में, असंप्रति अर्थ में। अगर ये अति के साथ आपकी क्रिया है तो आपका असंप्रति लगेगा, यानी कि संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते। अगर अति के साथ संज्ञा है तो अत्यय और विभक्ति लगेगी आपकी षष्ठी। अगर अति के साथ आपकी क्रिया है तो किस में लगेगा आपका, असंप्रति, यानी कि अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, अति हसनम, हसनम संप्रति न युज्यते, ठीक है।
ये जो आपका अति का आपका 2 बार में यूज हुआ है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया होगा मेरे हिसाब से तो आप सबका क्लियर। अगर किसी का क्लियर न हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। इति शब्द से प्रादुर्भाव यानी कि इति हरि, हरि शब्द से प्रादुर्भाव है या फिर प्रकाश भी लिख सकते हैं इसको हम। इति विष्णु, विष्णु शब्द से प्रादुर्भाव या फिर प्रकाश है। ठीक है, इसके अंदर विभक्ति लगती है आपकी षष्ठी विभक्ति। देखिए इनको आप एक दो बार देखोगे ना तो एक दो बार देखने से ही क्लियर हो जाएंगे। और जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना अव्ययभाव समास में ही मार खा जाते हैं। ठीक है, अगर आप इनको एक दो बार करोगे तो आपके हो जाएंगे ये वाले। देखिए कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी एक बार में ही करने से आपकी हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी पश्चात अर्थ में। अनुपश्चात, अनुपश्चात इसके अंदर भी लगती है आपकी षष्ठी विभक्ति यानी कि अनु विष्णु, विष्णु हो पश्चात, अनु गुरु, गुरु हो पश्चात। नेक्स्ट है आपकी अनुपूर्व यानी कि कर्मता अर्थ में। अनु अनुपूर्वेण, अनुपूर्व कर्मता अर्थ में अनु होगा तो आपका लगेगा अनुपूर्वेण। ठीक है, और विभक्ति लगेगी आपकी षष्ठी यानी कि अनु ज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, अनु कनिष्ठम, कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण। नेक्स्ट आपकी सादृश्य अर्थ में। सह सादृश्यम षष्ठी व्यक्तिवाचक शब्द। देखिए आप देखोगे कि सह का भी यूज 6 बार यूज होता है। आपका सह को हम सह में लिख देते हैं। तो यानी कि ये एक देखो आपका सादृश्य अर्थ में सह सादृश्यम षष्ठी विभक्ति व्यक्तिवाचक शब्द यानी कि सह हरि। इसका एग्जाम्पल है आपका सह हरि। तो हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम। पदार्थ अंतिवर्ती अर्थ में यथा अंतिक्रम में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ये अब यथा के भी आएंगे आपके। यथा का अंतिक्रम में, यथाशक्ति, शक्तिम अंतिक्रम में, यथेच्छम, इच्छाम अंतिक्रम में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यथा का आपका कितनी बार में यूज होता है आपका 4 बार। कितनी बार अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है ये वाला 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विप्सा अर्थ में यानी कि प्रतिविप्सा, विभक्ति लगती है आपकी द्वितीय। प्रत्येकम, विप्सा यानी कि आवृत्ति, किसी चीज को हम बार बार करते हैं कहते हैं। जैसे प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योग्यता अर्थ में। अनुयोगम षष्ठी विभक्ति। अगर अनु के साथ आपका विशेषण है तो योग्यम, अगर अनु के साथ विशेषण है तो योग्यम यानी कि अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुगुणम, गुणस्य योग्यम या फिर गुणानाम योग्यम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका युगपत अर्थ में। सहर्ष, देखिए आपका एक सह आया था आपका सादृश्यम अर्थ में। अगर साथ में आपका व्यक्तिवाचक शब्द है तो वहां पे विभक्ति लगती है आपकी षष्ठी। ठीक है, एक है आपका युगपत अर्थ में। सहर्ष युगपत सहित या साथ, इसके अंदर लगती है आपकी तृतीया विभक्ति यानी कि साधन। ठीक है, तो यानी कि सचक्रम, चक्रेण युगपत, सपरिवारम, परिवारेण सहितम। ठीक है, व्यक्तिवाचक में आपकी कौन सी विभक्ति लगी थी आपकी छठी विभक्ति लगी थी। और जो आपका सहित या साथ साधन के उसमें लगती है आपकी युगपत के अर्थ में लगती है आपकी तृतीया विभक्ति। एक सदृश्य अर्थ में, सह तुलनार्थ में, सदृश्य जाति सूचक, अगर जाति सूचक है तो आपकी विभक्ति कौन सी लगती है आपकी तृतीया। ठीक है, सस की सदृश्य संख्या या फिर संख्या सदृश्य, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सदृश्य अर्थ में यानी कि सह तुलनार्थ में सदृश्य। क्लियर यहाँ तक। एक है आपका संपत्ति अर्थ में। सह संपत्ति षष्ठी विभक्ति वर्णवाचक शब्द। स अक्षत्रम, अक्षत्राणाम संपत्ति, अक्षत्राणाम संपत्ति। अब आज आपके ये क्लियर हो जाएंगे जो आपका स यूज होता है ना कि वो कहाँ पे कैसे यूज होता है, किसके साथ कौन सी विभक्ति लगती है आपकी। अगर व्यक्तिवाचक शब्द है तो षष्ठी, अगर आपका जाति सूचक है तो तृतीया, अगर आपका साधन या सहित है तो तृतीया। ठीक है, अगर आपका विशेषण है, विशेषण है तो योग्य अर्थ में आपका क्या लगता है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, एक है आपका संपत्ति अर्थ में, अगर वर्णवाचक है तो षष्ठी। ठीक है, साकल्य अर्थ में सह तक की मर्यादा, साकल्य वनस्पति सूचक। ठीक है, अगर देखिए ये वनस्पति सूचक जैसे स तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य, स बुषम, बुषम अपि अपरित्यज्य, इसके आपके ये दो ही
उदाहरण है इसके, तो ये दोनों ही उदाहरण आपके इसमें एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर यहाँ तक। अंत अर्थ में सह अंत पर्यंतम ग्रंथ या प्रकरण, अगर ग्रंथ या प्रकरण है यानी कि साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यतम अदिते। ठीक है, देखिए आके इसका आपका क्लियर हो जाएगा। जो अव्ययीभाव समास में सह अव्यय का क्या शेष रहता है, श शेष रहता है। अव्ययीभावेश्च काले सूत्र से है का लोप हो जाता है। ये पूछा जा सकता है कि अव्ययीभाव समास में है का लोप किससे होता है, कौन से सूत्र से होता है आपका, अव्ययीभावेश्च काले, किस सूत्र से होता है आपका, अव्ययीभावेश्च काले। अब देखिए यहाँ पर इकट्ठा लिख के दे दिया है इन्होंने कि जो आपका सह है, सह अव्यय का कुल 6 अव्यय में प्रयोग किया जाता है। एक तो यथा के अर्थ में ये आपका आ ही चुका है, यथा अर्थ में। ठीक है, जैसे सह प्लस व्यक्तिवाचक तो सादृश्यम, सहरी, सह प्लस साधन या सहित युगपत सहचक्रम, सह या साम्य तुल्य जाति सूचक शब्द होगा तो तृतीया, सह प्लस वर्णवाचक शब्द होगा तो षष्ठी, सहस्त्रम, सह प्लस वनस्पति सूचक होगा तो अपि अप्रितज्य यानी कि सहत्रीणम, ये वनस्पति के साथ लगता है आपका। सह प्लस ग्रंथ या प्रकरण ग्रंथ पर्यंतम अधीते, ये जैसे सागनी। ठीक है, एक ये भी जो आपका नदी भीष्च है और संख्या वंशीन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंचगंगम, पंचगंगम में आपका कौन सा समास है, तो हम पहले ही हम कौन सा सोचेंगे, हम द्विगु समास। किस पर निशान लगाएंगे हम, द्विगु समास में। क्यों लगाएंगे हम द्विगु में, क्योंकि यहाँ पे गिनती आ गई आपकी पंच द्वि। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन जो आपका नदी भीष्ट सूत्र है ना, इसके अंदर जो पहले वाला तो संख्यावाची होगा ही, लेकिन उत्तर पद में कोई नदी विशेष का नाम होगा तो वो आपका अव्ययीभाव समास होता है। ऐसी स्थिति में द्विगु समास नहीं होता ये। जैसे पंचगंगम, गंगा का नाम आ गया ना, तो ये पंचानाम गंगा नाम समाहार है। आपका कौन सा समास हुआ, ये अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हुआ आपका, ये अव्ययीभाव समास। दवी यमुनम, दव्यो यमुनियो समाहार है। ठीक है, जैसे ये भी नदी का नाम आ गया, गंगा भी नदी का नाम है, यमुना भी नदी का नाम है। ठीक है, जहाँ पे नदी का नाम आए और जो पूर्व पद है आपका वो संख्यावाची हो, तो वहाँ पर द्विगु समास ने होकर आपका कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। और कौन से सूत्र से होता है आपका, नदी भीष्ट। कौन से सूत्र से होता है आपका, नदी भीष्ट। नेक्स्ट है आपका संख्या वंशीन। यदि पूर्व पद तो संख्यावाचक हो और उत्तर पद वंशवाचक हो, तो विकल्प से कौन सा समास होता है आपका, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास होता है आपका, अव्ययीभाव समास। जैसे द्विमुनि, दवौ मुनि, त्रिमुनि, त्रिय मुनि है, तो संख्या वंशीन सूत्र से आपका क्या हुआ, ये अव्ययीभाव समास हुआ। ठीक है, तो आज हमारे इस टॉपिक को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आज हमने किया है केवल समास और अव्ययीभाव समास। इस अव्ययीभाव समास को अगर आप एक बार और देखोगे ना, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चों का इसी में डाउट होता है, अव्ययीभाव समास में ही, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि कौन से अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। अगर आप ये ध्यान में रख लें तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको इस मास का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और अगर आपको लग रहा हो कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगर हम कल अपने एक नए इसके समास के भेद के साथ। नेक्स्ट है अपना तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।